Tehelka India News. Please like and share, and don't forget to subscribe. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश तस्मान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। सबसे पहले बात करेंगे तेलका इंडिया न्यूज के खबर के असर की। जी हां, हमने लगातार ये दिखाया था कि जिस तरीके से दून मेडिकल कॉलेज में एक प्रिंसिपल की कमी चल रही थी, इसके बाद तेलका इंडिया न्यूज ने लगातार ये खबर चलाई थी और उसके बाद ये भी बताया था कि दून मेडिकल कॉलेज में पिछले कई महीनों से कोई भी प्रिंसिपल के पद पर नहीं थे। खबर चलने के बाद शासन ने दून मेडिकल कॉलेज को एक नया प्रिंसिपल दे दिया है। आपको बताने कि आशुतोष सयाना को दून मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। हालांकि अब तक सयाना चिकित्सा शिक्षा के निदेशक हुआ करते थे, लेकिन तेलका इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। आपको याद है कि दून मेडिकल कॉलेज में पिछले कई महीनों से प्रिंसिपल नहीं थे, जिसके बाद खबर चलने के बाद शासन ने दून मेडिकल कॉलेज को एक नया प्रिंसिपल दे दिया है। आपको याद है कि आशुतोष सयाना को दून मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। हालांकि अब तक सयाना चिकित्सा शिक्षा के निदेशक थे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ। धनंजय, जिस तरीके से लगातार तेलका इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी और इस खबर का असर भी हुआ है और जो है दून मेडिकल कॉलेज को जो है नए प्रिंसिपल मिल गए। निश्चित रूप से योगेश, जैसे लगातार जो दून मेडिकल कॉलेज रहा है, जो प्रिंसिपल का लगातार लंबे समय से जो यहाँ पर कमी बनी थी, जिस कारण लगातार कई खामियां भी सामने आती रही। हालांकि जो दून मेडिकल कॉलेज के निदेशक थे सैना, उनको विभाग ने जिम्मेदारी दी है, नया प्रिंसिपल उनको बनाया गया। हालांकि इसको लेकर कई बार तहलका ने लगातार इस खबर को काफी लंबे समय से करा रहा था। हालांकि उन्होंने फोन में भी जो है तहलका इंडिया का धन्यवाद किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिससे लगातार जो खबरें लगातार वो चल रही थी, उसको लेकर कहने का जो शासन प्रशासन की इस तरीके से सचिव से बात की गई थी कि जिस तरीके से लगातार जो प्रिंसिपल की कमी वहां पर बनी हुई थी, तमाम दिक्कतें सामने था। उसको लेकर कहने के उनको प्रिंसिपल वहां पर बनाया गया। तो अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके जो लगातार दिक्कतें सामने आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब कम होंगे। और जो सुधार की खास करके दून मेडिकल कॉलेज को योगेश सुधार की काफी जरूरत थी। कई समस्याएं हमारे बनी रहती है। बिना प्रिंसिपल के मेडिकल कॉलेज काफी लंबे समय चल रहा था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही थी। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो सयाना की उनका लंबा अनुभव उसमें रहा है विभाग में, चिकित्सा शिक्षा निदेशक अब तक वो उसके रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो दून मेडिकल कॉलेज की लगातार जो हालात दिन पर दिन बिगड़ती जाती है, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर करने के प्रयास करेंगे। और धनंजय, क्या जिस तरीके से प्रिंसिपल बने हैं दून मेडिकल कॉलेज के, क्या चिकित्सा शिक्षा के निदेशक का पद भी वो संभालते रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है योगेश की जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसमें भी कोई विभाग का कोई अधिकारी नहीं था। वो भी जो है उनको कार्यभार वहां पर सौंपा गया था। जिस तरीके से प्रिंसिपल दून मेडिकल कॉलेज में था, इसी तरीके से अब तक दोनों जो चिकित्सा निर्देशक है उसका भी पद अभी तक खाली पड़ा हुआ है, इसलिए उनको वो पद दिया गया था। हालांकि अभी उनके पास वो बना रहेगा जब तक उसका कोई जब तक शासन आदेश किसी और के नाम पे नहीं हो, तब तक वो भी उस पोस्ट पे वही वहां पर संभाले रहेंगे। लेकिन इससे कहा जा सकता है कि जिससे कि दोनों क्योंकि एक ही विभाग के होने के बाद दोनों की जो दिक्कतें सामने लगातार आ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ये कह सकते होंगे कि वो कहीं ना कहीं खत्म होने का वो नाम लेंगे। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ये सबसे बड़ा विभाग है। खासकर दून जो एमसीआई की बात करें, क्योंकि एमसीआई के जो मानक है, क्योंकि एमसीआई कभी भी राजधानी देहरादून के जो दून मेडिकल कॉलेज है उसमें कभी अपना दौरा कर सकते, लेकिन जो एमसीआई के जो मानक है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब तक कॉलेज जो प्रिंसिपल नहीं होगा तो वो वहाँ का दौरा नहीं कर सकते। इसको यही भी कयास लगाया जा रहा है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो शासन ने जो अटकलें थी उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म किया है। चलिए धनंजय, आप हमारे साथ बने। एक और खबर के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले वो खबर अपने दर्शकों को बता दें। खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हालांकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम सवालों के घेरे में रहा है। आपको बता दें कि मामला दून मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा दून मेडिकल कॉलेज की मरम्मत का ठेका यूपी राजकीय निर्माण निगम को दिया गया था, लेकिन निर्माण निगम द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि 9 लाख से ऊपर का घोटाला सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक आशुतोष सयाना की माने तो पूरे प्रकरण पर जांच चल रही है और यूपी राजकीय निर्माण निगम से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। देखिए वो मामला जो है जिसकी बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे यूपीआरएनएन जो कि कार्यदायी संस्था है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का मामला है। तो ये उन दोनों के बीच का मामला है और इसका हमने संज्ञान लिया है, जैसा कि हमें मीडिया से जानकारी मिली, और हमने यूपीआरएन को जो है पत्र लिखा है
कि इसमें जो है किस तरीके से जो है ये मामला प्रकाश में आया है और उसकी जो है अद्यतन स्थिति क्या है और उस पर उनका स्पष्टीकरण दिया। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय ढोंडिया लगातार हमारे साथ बने। धनंजय, जिस तरीके से 9 लाख से ऊपर का घोटाला है बताया जा रहा है, जांच इस पर चल रही है, लेकिन अब ये निकल कर क्या सामने आ रहा है कि जिस तरीके से जो मरम्मत का काम भी किया गया है, क्या वो मरम्मत का कार्य भी गुणवत्ताविहीन किया गया था, उसमें भी गुणवत्ता की कमी कहीं ना कहीं है, उसको लेकर भी क्या किसी तरह की जांच की जा रही है? किस तरह का काम किया गया है? देखिए योगेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार रही, पूर्व की सरकार रही, तब का ये मामला है और तब से लगातार ये मामला बढ़ता ही चला गया। क्योंकि जो पूर्वी कांग्रेस सरकार जब सत्ता में रही तो दून मेडिकल कॉलेज को पूर्वी कांग्रेस सरकार ने तब्दील किया था। उस समय भी लोक निर्माण जो राज्य के निर्माण विभाग है उत्तर प्रदेश, उस पर पहले भी सवाल निशान कई बार उठे। उसके बाद हालांकि जो उस समय के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया था। तो जो कार्य उसका चल रहा था उसको रोक दिया गया था। हालांकि उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई, जब जैसे भाजपा दोबारा सत्ता में आई, दोबारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को दोबारा इसका ठेका दिया गया। हालांकि जिससे कि जो वहाँ पर जो काम किया जा रहा था, मरम्मत का काम किया जा रहा था, वो लगातार खबरें सामने आ रही थी। उसको लेकर हालांकि कई बार जो चिकित्सा निर्देशक है उनसे बात की गई, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान उस समय नहीं ले पाए हो। और अब कहीं ना कहीं जिससे कि जब खबरें सामने आ रही है, जब तहलका इंडिया ने इस खबर को उठाया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चिकित्सा निर्देशक है अब वो इस पर जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हैरान की बात योगेश ये है कि इतने करोड़ों रुपए लगने के बाद भी लाखों रुपए का उसमें घोटाला सामने है। करोड़ों रुपए अब तक विभाग सरकार उस पर लगा चुकी है, लेकिन जो मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए थी वो उस पर नहीं हो पा रही है। और इसके बाद घोटाला सामने है। अब इस पर जो आला अधिकारी वो कहने के इस पर जांच की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी विडंबना है। क्योंकि जो प्रदेश का सबसे बड़ा दून मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, और वहाँ पर तमाम जो लोग आते हैं, जो तमाम वहाँ पर स्टाफ है, स्टाफ को साफ तौर पर कहना वहाँ के जो जी। अगली खबर का रुख करेंगे। अयोध्या विवाद पर एक बार फिर सुनवाई टलने के बाद संत समाज राम मंदिर निर्माण में देरी से बेहद खफा है। दक्षिण काली पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी का कहना है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, ऐसी हर भारतवासी की आस्था है। आपको बता दें, लेकिन फैसले में देर से संत समाज नाराज है। उनकी माने तो सरकार को जल्द अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण कराना चाहिए। वहीं अवधूत मंडल के पीठाधीश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि तारीखों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि अब संत समाज ही प्रयागराज में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सरकार पर मंदिर निर्माण को लेकर दबाव बनाएगा। प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन हो रहा है और 18-19 तारीख को बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन, जिसमें सरकार को खुले रूप में चेतावनी दी जाएगी। अगर सरकार मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करती है तो फिर संत समाज सरकार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में निर्णय करेगा। तो इस बात को नहीं मानता हूँ। समझौते बहुत हो चुके हैं, वार्ता बहुत हो चुकी है। वार्ता में बड़े बड़े महापुरुष ने अपनी आहुति दे दिया है। मैं अध्यादेश की बात करता हूँ। रही कानून की बात, तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह विचार जरूर करना चाहिए कि करोड़ों जनताओं की आस्था है राम जन्मभूमि। बिल्कुल निस्संदेह हम सभी आश्वस्त। और धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 के महाकुंभ से पहले केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हरिद्वार को एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाओं का तोहफा दिया गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर हाल ही में तैयार किए गए रैन बसेरे, जीआरपी, आरपीएफ थाने समेत कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सांसद तरुण विजय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हरिद्वार और देहरादून स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की कवायद चल रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं से हरिद्वार रेलवे स्टेशन को लैस किया गया है। वहीं इस दौरान रेलवे यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर रेल राज्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा भी किया। हमारा आज यहाँ पर आना इसलिए था कि माननीय रेल राज्य मंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं, तो इन्हें हरिद्वार की कुछ ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया जाए। जो हमारी रेलवे की समस्याएं हैं, आज हमारी मुख्य मांगों में एक तो फुट ओवर ब्रिज की मांग रखी गई है, दूसरा ऑटो टैक्सी के लिए प्रीपेड बूथ की मांग रखी गई है, और ये 11 सूत्रीय हमने दिया है आज इन्हें। और भविष्य में भी अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तो आज शांति प्रिय है तो कल दूसरे तरीके से भी मिलना पड़ेगा। आरपी ऑफिस और आरपीएफ ऑफिस दोनों आज
लोकार्पित कर दिया गया, बन के तैयार है। सामान्य यात्रियों को रहने के लिए तरुण विजय जी ने अपने सांसद निधि से बहुत ही सुंदर भवन बनाया है और 2 करोड़ रुपए की लागत से रेल विकास निगम लिमिटेड ने पब्लिक यूटिलिटी, मैं समझता हूं देश में शायद कोई स्टेशन हो। और उत्तराखंड की काशीपुर में 20 शहर से होकर बह रही धेला नदी, जो अक्सर विकराल रूप धारण कर लोगों के लिए जानमाल का खतरा बनी हुई थी, उसको लेकर अब कवायद तेज हो गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, तो वहीं लोगों की बरसों पुरानी मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। आपको याद है कि शहर के क्षेत्र के बीच से होकर बह रही प्राचीन धेला नदी हर साल बरसात के मौसम में भयावह रूप धारण कर लेती है, जिससे आसपास की बस्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं इससे कई बार रिहायशी इलाकों के लोगों को जान पर भी बनाई है। सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता की माने तो धेला नदी से लोगों की जान माल को सुरक्षित रखने के मकसद से 2 प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जल शासन से अनुमति के बाद सुरक्षा की कवायद तेज की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है मसूरी से, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जनसंपर्क अभियान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के सम्मुख रखा और जनसंपर्क अभियान के जरिए 2019 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कोष एकत्रित करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की तरह अधिकारियों को धमकाकर नहीं, बल्कि जनसंपर्क अभियान के तहत कूपन देकर पारदर्शिता के साथ खुला चंदा लिया जाएगा और साथ ही उम्मीद जताई कि जो टिप्स उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए हैं, उससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को अच्छी जीत हासिल होगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम पोलिंग बूथ स्तर पर जाकर के और कांग्रेस परिवार के साथियों के माध्यम से कूपन दे करके खुला चंदा लेंगे, पारदर्शी तरीके से लेंगे और इस ढंग से हम अपने पार्टी का कोष तैयार करेंगे जिस पर कल कोई सवाल न कर सके। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अधिकारियों पर दबाव दे करके उनसे चंदा वसूली नहीं करेंगे। लक्ष्य सिर्फ धन इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये इसका नाम जनसंपर्क अभियान के रूप में हम लोग ये चला रहे हैं, ताकि हम लोग अपने कांग्रेस के विचारधारा। खबर उत्तराखंड के दून से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के नगर निगम पहुंचकर देहरादून की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी में लगातार गंदगी के अंबार लगे हुए, लेकिन नगर निगम सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही लालचंद ने कहा कि खासतौर पर नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही अब तक लाइट व्यवस्था अब तक नहीं की गई है और न ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। देखिए, आज हमारे सभी कांग्रेस के पार्षद कमिश्नर साहब से मिले थे नगर आयुक्त से, और हम लोगों ने इस बात को रखा है कि जो देहरादून की आज सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। नए वार्डों का जो गठन हुआ है उसके अंदर ना सफाई की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है न्यायालय के दबाव में जो है चुनाव तो जल्द करा दिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो है देनी चाहिए थी वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी पाई हैं आम जनमानस को। इसको लेके आज हमने बात रखी है, जिसमें लाइट की बात है, मलिन बस्तियों पर टैक्स की बात है, सफाई व्यवस्था की बात है, नालों के अंदर जो लगातार जो है पानी का जल भराव है उसको निकासी की बात है। तो इन सब बातों को लेके अभी हमने आयुष्मान जो गोल्ड कार्ड है उसके अंदर भी वार्डों के अंदर एक प्रक्रिया इस तरह की अपनाई जा रही है कि कुछ लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है, जो आम जनमानस को लाभ नहीं मिल रहा है। इसको लेके हमने नगर आयुक्त से बात करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस बात का कि हम जल्दी इन सब बातों को जो है निराकरण करेंगे, और अगर इन्होंने नहीं करा तो हम लोग। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बन रही तेलखंड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। अब खबर उधम सिंह नगर से, जहां किच्छा के वार्ड नंबर 16 से टीचर्स कॉलोनी में एक ही घर की 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या की वजह अवैध संबंध बताए हैं। तारीख को ये टीचर्स कॉलोनी में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी, जिसके बाद जो इन्हीं के परिजन जो थे, एक महिला के पति अवतार सिंह, उनके द्वारा ये वारदात करके उसके बाद ताला बंद कर ये वहाँ से एस्केप कर गए। ये जो इनके द्वारा ये भी अपने परिजनों के थ्रू मैसेज कराया गया कि मैं यहाँ वापस लौट के नहीं आऊँगा और मैं आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन हमारी पुलिस टीम जो किच्छा की है लगातार इसमें एसओजी और किच्छा की टीम लगी रही और ये जो है इसको कल पुलिस ने
और खबर उत्तराखंड के गोपेश्वर से, जहां पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी शहर में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे इसको लेकर क्षेत्रीय जनता को उन्होंने संबोधित किया। इस मंजुनाथ टीसी ने लोगों को पहाड़ की समस्याओं के बारे में बताया और जनता से सहयोग की उम्मीद की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत भी दी है। मेरा हिसाब से ये प्राथमिकता ये होगी कि पहाड़ की जनपदों में हमें जानकारी मिली है कि अमूमन युवाओं का मादक वस्तु, नशीला पदार्थ और नारकोटिक्स में बहुत जो है इन्वॉल्वमेंट है और कंजम्पशन है। इसके वजह से पूरा का पूरा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगा, युवाओं को मादक वस्तुओं से दूर ले जाना। और दूसरा महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा, ये मेरा दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है। और अब खबर है टिहरी से, जहां नगर पालिका की बोर्ड बैठक महज औपचारिकता बनकर रह गई। अध्यक्ष और बोर्ड सदस्यों में समन्वय की कमी के चलते कई अहम प्रस्तावों पर बहस के बावजूद मुहर नहीं लग पाई है। शहर की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर भी नगर पालिका कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन से भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है और भूमि मिलने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा। हमारे पास सब कुछ है, फंड है, वो है, लेकिन हमें जमीन नहीं मिल पा रही है। तो डीएम साहब से एक मीटिंग तो हो गई है पर अभी भी नहीं हुई है। थोड़ा सा खानखाला पे थोड़ा एक जमीन पे डिस्कस चल रहा है, अगर वो हो जाती। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पाताल देवी में 70 के दशक में स्थापित ऑल्प्स दवा फैक्ट्री के बंद होने के बाद कंपनी के कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। फैक्ट्री के बंद होने के बाद कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। फैक्ट्री को दोबारा संचालित करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चौदहान पाटा में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बाजार में जुलूस भी निकाला। आपको बताएं कि इस कंपनी के ऊपर देना बैंक की करीब 26 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी हो गई है। पिछले कुछ समय से कंपनी की हालत अच्छी नहीं होने के चलते कंपनी के मालिक ने 1 सितंबर से कंपनी को बंद कर दिया। इससे यहाँ काम करने वाले 140 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। कम से कम 7 महीनों का वेतन है जो हमें नहीं मिला है। आज हम रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर में राशन नहीं ला पा रहे हैं, जिस कारण हमें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस कंपनी को पुनः संचालित किया जाए और कंपनी के खिलाफ जो भाग्य हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको। और खबर देहरादून से, जहां खेल विभाग ने अब स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा 9 के नए एडमिशनों पर रोक लगा दी है। बड़ी कक्षाओं में बढ़ती अनुशासनहीनता को देखते हुए निर्णय लिया गया है। अब से सिर्फ कक्षा 6 से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। पहले कक्षा 6 में 20 सीटें थी, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। आपको याद है कि खेल मंत्री अरविंद पांडे ने साफ कर दिया है कि सीनियर कक्षाओं में आने वाले छात्रों का सही मूल्यांकन न होने और अनुशासनहीनता सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य एक ही है, जो कक्षा 9 में बच्चे आते हैं, जो पहले जानकारी में हमारे पास है, लेकिन नाबालिग बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो वो भी ठीक नहीं है। कई बार बच्चे होते हैं 20 साल के और उनका 12 साल या 15 साल का आय जाति अपना उम्र एज सर्टिफिकेट बन के चला आता है और वो छोटे बच्चों में खेलते हैं। और कई बार वो दूसरे स्कूलों से आते हैं, तो कई बार आचार संस्कार का कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस नाते हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हो। कक्षा 6 से बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक बच्चे होते हैं और उनको हम तैयार करें, जो आगे चल के 12वीं तक हमारे तैयार किए हुए बच्चे हमारे संस्कृति के, हमारे माहौल में ढले बच्चे होंगे। इनको बाहर की दुनिया का पता नहीं होगा। कक्षा 6 में बच्चा बहुत छोटा होता है, हम उसको स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, ना कि बाहरी चीज़ों की छाया उन पर पड़े। इसी उद्देश्य से हमने कक्षा 9 में हमने प्रवेश बंद किया है और कक्षा 6 की सीटों को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और कक्षा 6 के बच्चे जो होंगे यही इंटर तक जाएंगे और 6, 7, 8 पढ़ने के बाद भी अगर जो किसी बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा तो कक्षा 9 में एडमिशन स्पोर्ट्स कॉलेज में ना मिलके उसको अन्य कहीं लेना पड़ेगा उसको। खबर रुड़की से, जहां विकासखंड कार्यालय में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर जो है नारे लगाए। उनका आरोप था कि सरकार स्वास्थ्य से लेकर तमाम विभागों के कार्य उनसे ले रही है, लेकिन मानदेय बेहद कम है, जिसे आंगनबाड़ी वर्कर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगी। सवेरे ही सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खंड विकास कार्यालय पहुंची, जहां वो मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। आंगनबाड़ी के अध्यक्ष इंदु वर्मा ने कहा कि जब तक उनका मानदेय 18,000 रुपये प्रतिमाह नहीं हो जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामूली सा मानदेय बढ़ाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने बीडीओ के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो हमारी जो मानदेय हमारा बहुत कम है
केवल हम लोगों को अब तक 6,000 मिलता था, केवल मोदी सरकार जी की तरफ से 1500 की जो बढ़ोतरी हुई है उससे हम बहनें खुश नहीं हैं। ये केवल हम लोगों को दिखा के झुंझुना हम लोगों को शांत करके बिठा दिया, लो जी होगी तुम्हारे मानदेय पूरा। हम इससे खुश नहीं है। हमारी मांग 18,000 की मानदेय की है और बहुत से राज्यों में बहुत जगह पर 18,000 कहीं 10,000 लोगों को मानदेय मिल रहा है, जबकि हम जो हमारी जो आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं उनसे हर तरह की विभाग का काम लिया जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का काम हो, चाहे वो बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे वो टीकाकरण हो, मतलब सब काम हम लोग करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है और हम लोग इससे खुश नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं सुनी तो आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री आवास जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक अपनी हम हड़ताल भी रखेंगे। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka.india.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।